और इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम चुनाव 2020 नामांकन का आज आखिरी दिन है। 6 नगर निगमों के 560 वार्डों के लिए नामांकन जारी है। 10 बजे से 3 बजे तक ये नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा। 3 नवंबर को काउंटिंग होगी। 10 नवंबर को महापौर का चुनाव होगा। 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। विधायक और संसद अलग अलग चीज नहीं है। जो कुछ विधायकों की नाराजगी की बात आई थी, उनके जो सिफारिशी प्रत्याशी थे पैनल के नाम नहीं लिए, काट दिए गए, नए नाम आए, इसको लेकर के कोई बातचीत हुई? रात को देर रात को भी आप लोग आए थे? विधायक का कोई पैनल नहीं होता, संगठन का पैनल विधायक का पैनल होता है। जहां जहां सभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से विधायक से नाम आते हैं, उनको चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद जो सबसे उचित लगता है उसी को डिक्लेयर किया जाता है। पहले सिंगल नाम पैनल दिए जाते थे, अब की बार सिंगल नाम पैनल कंसीडर नहीं? सिंगल नाम पैनल, नाम तो आप लोगों का दिया हुआ है, नामों पर चर्चा होती थी, उसके बाद में सिंगल नाम में परिवर्तन हो जाया करता था। आज भी ये बात बस आज तो देखे यार। तो आज 10 बजे से 3 बजे तक ये नामांकन जारी है। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा। 3 नवंबर को काउंटिंग होगी। 560 वार्डों के लिए नामांकन जारी है। नामांकन का आज आखिरी दिन है। 6 निगमों के 560 वार्डों के लिए नामांकन किया जा रहा है, जो कि सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 3 बजे तक चलेगा। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को ये मतदान होगा। नगर निगम चुनाव 2020, 3 नवंबर को इसकी काउंटिंग होगी। 6 निगमों के 560 वार्ड हैं। तो 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव किया जाएगा। मेयर चुनने की प्रक्रिया नगर निगम चुनाव 2020, 6 निगमों के 560 वार्डों के लिए ये चुनाव हो रहा है। 10 नवंबर को मेयर का चुनाव किया जाएगा और 11 को डिप्टी मेयर चुना जाएगा। नामांकन भरने के लिए प्रत्याशी पहुंच रहे हैं अलग अलग वार्ड के, चूंकि 560 वार्ड हैं। 6 निगमों के परिसीमन के बाद इन वार्डों की संख्या बढ़ाई गई थी और सभी से नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। 10 नवंबर को शहर का मेयर चुन लिया जाएगा और 11 नवंबर को डिप्टी मेयर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ गोवर्धन चौधरी जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ दिखने को मिल रहा है? देखिए, नामांकन की प्रक्रिया जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने कल रात से ही गुपचुप तरीके से टिकट बांट दिए हैं। आमतौर पर हम चुनावों में देखते हैं कि टिकट की या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया को मेल भेज करके जो आधिकारिक तौर से टिकट की घोषणा की जाती है। कांग्रेस ने उस परंपरा को इस बार तोड़ दिया है। जो उम्मीदवार जिनको पार्षद के चुनाव में मैदान में उतारना था, उनको फोन करके कह दिया गया है कि वो नामांकन करने के लिए तय जगह पर पहुंच जाए कलेक्ट्रेट में। बाकी मीडिया को आधिकारिक तौर से कोई सूचना टिकट को लेकर के नहीं दी गई। फिलहाल मैं परिवहन मंत्री और निवर्तमान जयपुर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास के सरकारी बंगले पर हूं, जहां पर बाहर टिकट के दावेदारों की अब भी भीड़ जारी है। वहां पर लोगों का आना जाना जारी है और कुछ जो सीटें हैं, वार्ड हैं, उन पर अभी भी विचार चल रहा है। मतलब नामांकन खत्म होने में करीब 4-5 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी कई वार्डों को लेकर जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है। ये बीजेपी ने कल टिकट जारी करके और कांग्रेस से इस मोर्चे पर तो जरूर रणनीतिक तौर से एक परसेप्शन वाइज बढ़त जरूर हासिल कर लिया, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी की टिकट के बाद किस तरह से जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। इस जिताऊ फैक्टर के अलावा कई जो विवाद वाली सीटें हैं
वहां पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये पहली बार देखने में आया है कि आधिकारिक तौर से कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा करने के बजाय गुपचुप तरीके से फोन करके और गुपचुप टिकट बांटने का रास्ता अपनाया, जिस पर पार्टी के भीतर और बाहर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस बीच अगर पीसीसी और कांग्रेस के दफ्तर बिल्कुल गोवर्धन, ये रणनीतिक तौर पर जो कांग्रेस ने फैसला किया कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको निजी तौर पर फोन करके बुलाया गया, किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई या कोई औपचारिकता नहीं निभाई गई, इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक कारण माना जा सकता है ताकि बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करे उससे पहले किया जाए, या इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव के ऊपर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव 2-3 दिन पहले ही कर दिया था, जब कई वार्डों में टिकटों को लेकर के और मतभेद उभरे थे। जो हारे हुए नेताओं की राय को तरजीह देने को लेकर के कई नेताओं ने जब विरोध जताया था, उस वक्त ही कांग्रेस ने रणनीतिक बदलाव ये कर लिया था कि नंबर 1 तो बीजेपी की लिस्ट का इंतजार किया जाएगा। बीजेपी की लिस्ट देखने के बाद ही इन्होंने जो जिन पार्षदों को टिकट देने थे उनको फोन करके सूचित किया है, क्योंकि बगावत और भीतरघात के खतरे को कम करने के लिए कांग्रेस ने ये रणनीतिक स्टेप जरूर उठाया है। लेकिन अब देखना होगा, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन भले ही है, लेकिन जब देखना होगा कि कांग्रेस के बागी अगर कितने फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर बागी ज्यादा तादाद में खड़े होते हैं तो फिर इस रणनीति का कोई फायदा नहीं रह जाता। हाँ, इतना फायदा जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल गोवर्धन, बने रहिए, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। जयपुर से हमारे साथ दीपक व्यास भी लाइव जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। दीपक, मौके पर मौजूद हैं आप, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरीके का नजारा है, क्या माहौल है और क्या कहना है जो लोग नामांकन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, आज सिर्फ सुबह 10:30 बजे से जो नामांकन का वक्त था वो मुकर्रर था और उसी के तहत जो नामांकन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और कलेक्ट्रेट जयपुर का जो है, जो कि जिला निर्वाचन विभाग का कार्यालय है, उसमें यहाँ पर अभी जो नामांकन का दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा। ये हेरिटेज नगर निगम का जहाँ पे नामांकन दाखिल किया जा रहा है, हेरिटेज नगर निगम के लिए, वहां पर अभी एक नामांकन जो कक्ष है दाखिल करने का, उसके बाहर अभी हम मौजूद हैं और आप यहाँ पर जो तस्वीरें वो देख सकते हैं। कोविड का दौर चल रहा है तो ऐसे में उसको दीपक की आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से गोवर्धन की तरफ रुख करते हैं। गोवर्धन, दीपक तस्वीरें दिखा रहे थे, उसके अंदर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, लोग नामांकन भरने के लिए भी पहुंच रहे हैं इस समय। गोवर्धन, अगर इन चुनाव के पैरेलल समानांतर अगर बात करें तो कोरोना काल भी चल रहा है और इस कोविड काल में जहां मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा था कि इन चुनाव के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो खुद भी कोरोना से गुजर चुके हैं। लेकिन बहुत ज्यादा गाइडलाइंस का जो अनुपालन है, जो अनुसरण है, वो नजर आता नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के चुनाव के अंदर कैंडिडेट से मिलना, लोगों से मिलना, भीड़ का इकट्ठा होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ावा भी देती हैं। गोवर्धन, देखिए, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सीधे मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं कि वो इन टिकटों को लेकर के और चुनावों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, लोकल बॉडीज के जब भी चुनाव होते हैं और संख्या जब बढ़ जाए तब बड़ा प्रेशर होता है। मैं खुद रात को करीब 1:30-2 बजे सोया था और क्योंकि सिंबल मेरे को खुद को डिसाइड अलग कमेटी ने किए, फिर सिंबल यहाँ से सबको देने थे। सांगानेर, विद्याधर नगर, आपके ये मालवीय नगर, बाकी 8 विधानसभा यहाँ से सिंबल बट रहे थे। और मैं इतना कह सकता हूँ, इस वक्त जो लोगों में मैंने कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा है, ऐसा उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। ये तय बात है कि राजस्थान सरकार में हमें 1.25 वर्ष से ज्यादा होने को आए। पहली बार प्रदेश देश देख रहा है कि राजस्थान में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष बिखरा हुआ है, सड़क पर कहीं नजर नहीं आता, झूठ बोलता है। और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की गहलोत सरकार, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, खेत खलियान, कच्ची बस्ती, पक्की बस्ती,
8 महीने के कोरोना संकट के बीच में भी सबकी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है। इस वक्त रोजगार के अवसर निकले, नई भर्तियां निकली, इसी वक्त में सड़कें बनी, कोरोना संकट में सीवरेज लाइनें भी डली, एलिवेटेड रोड का काम भी चल रहा, कोई विकास कार्य नहीं रोका गया। और इस कोरोना संकट में ही आपको पता है, स्वायत्त शासन विभाग आज जब नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वो नगर निगम इंदिरा रसोई योजना हम लेकर आए, 8 रुपए में भोजन मिल रहा है, बैठकर खाना खिलाते हैं। हर कोई व्यक्ति इस संकट में 8 रुपए में भोजन कर रहा है। इंदिरा रसोई योजना एक क्रांतिकारी कदम हुआ और 6 करोड़ लोगों को गेहूं और दाल फ्री में मिलना। इसी वक्त में मेट्रो का सेकंड फेज शुरू हो जाना। मैं इतना कह सकता हूं कि पहले हमने लाखों पट्टे दिए, स्टेट ग्रांट एक्ट में 1 रुपए में पट्टे दिए थे जब हम पावर में थे 2008 से 13 में। आज मैं गारंटी से कह रहा हूं, प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और धारीवाल जी से मेरी बात हुई। ये नगर निगम का बोर्ड हमारा बनेगा हेरिटेज और ग्रेटर का। अगला अभियान हमारा प्रशासन शहरों के संग अभियान होगा और हम निश्चित रूप से, आप ये मानकर चलिए, प्रशासन शहरों के संग अभियान में हम लोग निश्चित रूप से 100% हम लोग ये मानकर चलिए पट्टे देंगे, नई प्लानिंग के साथ उतरेंगे। कहीं किसी के टैक्स में प्रॉब्लम है, हमारा बोर्ड बन जाए तो बोर्ड में नीतिगत निर्णय लेकर, कहीं जनता को टैक्स से कोई परेशानी आ रही है तो उस टैक्स के पेनल्टी, ब्याज और अन्य कोई ऐसी सरलता लानी है तो मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। हमें बोर्ड की सौगात मिलेगी तो नगर निगम और यूडीएस डिपार्टमेंट के जरिए जो टैक्स जनता के माथे हैं उनका सरलीकरण मुख्यमंत्री जी से बात करके हम करवाएंगे। मैं खुद आगे बढ़कर बात करूंगा, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जिस सरकार ने कोरोना संकट में जांच फ्री कर दी, दवाइयां पूरी फ्री, 40,000 का इंजेक्शन पूरा फ्री, आज जो सरकार जनता के घर तक पहुंची हुई है, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं, और जब हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ उसके बीच में भी पूरा काम हम करते रहे। इससे बड़ा अटैक कभी हो नहीं सकता था जो बीजेपी ने किया। राजस्थान में, राजस्थान की सरकार पहली सरकार है जो बीजेपी के इतने बड़े अटैक के बाद बची। पहले हमारी एमपी की सरकार चली गई थी, उससे पहले हमारी कई और सरकारें चली गई थी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस चुनाव में मुझे उम्मीद है हम हेरिटेज नगर निगम भी जीतेंगे और हम ये आपका ग्रेटर नगर निगम भी जीतेंगे। प्रताप जी, क्या वजह रही कि जिस तरीके से रात को बिना सूची जारी किए हुए सिंबल बांटे गए? क्या कुछ उसका कारण यह है कि आप ये मानकर चलिए कि पूरा जो हमारे विधायक थे वो अलग अलग कार्यकर्ताओं की बात सुने थे। इसका मकसद इतना ही था कि हम बीजेपी की सीटें देखकर और टिकट देना चाहते थे। तो काफी जगह सीट फिर कार्यकर्ताओं को बात, और इस बार पहली बार ऐसा जब 10-10 कैंडिडेटों को बुलाकर फिर फैसला किया गया है। सामने 10 है तो उनको कोशिश की गई कि सहमत हो, इसीलिए फार्म नहीं भरेगा। तो आप ये मानकर चलिए हर कार्यकर्ता का टिकट मांगने का हक है, लेकिन जब टिकट जारी हो जाता है, हाथ का निशान जारी हो जाता है, तो फिर पार्टी के कैंडिडेट के साथ सब लगते हैं। और लेट होने का कारण भी यही था कि अच्छे से अच्छा टिकट दें, सबको विश्वास में लेकर चलें, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, उनको समझाया जाए क्योंकि उनका हक है नाराज होना, लेकिन समझाना हमारा हक है। एक परिवार होता है, घर का बच्चा, घर का भाई, घर का पिता, घर का बुजुर्ग नाराज हो तो राजी भी किया जाता है। एक को देते हो तो उनकी नाराजगी भी दूर करना, सब करना। तो सबने अपने अपने हिसाब से टिकट दिए, टिकट जिताऊ है और मुझे पक्की उम्मीद हम 100% जीतेंगे। सर, सवाल इस बात के लेकर उठ रहे हैं कि अब तक परंपरा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस न सही कम से कम मीडिया को मेल भेज करके और लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाती है। अब तक लिस्ट सार्वजनिक नहीं, अभी कर देते हैं लिस्ट सार्वजनिक। आपने गोवर्धन जी, आप हमें कल कह देते, हम आपके पास लिस्ट भेज देते हैं, लेकिन बिना तय किए मैं आपके पास लिस्ट भेजता तो फिर अच्छा नहीं लगता। बाकी लिस्टें भी लियो भाई, बाकी नहीं। क्या लगता है सभी लीडर्स की बात का समावेश इसमें मिला है? सभी को के बीच में ये स्क्रीनिंग कमेटी के वक्त आपस में गतिरोध देखने को मिले? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, इस बार जितना भी काम हुआ है वो सबको विश्वास में लेकर किया गया है। 8 एमएलए बैठे, प्रदेश के पदाधिकारी या कोई भी कांग्रेस का नेता जो बात करना चाहता था उनको बुलाया गया, उनसे डिस्कस किया गया, उसके बाद टिकट बांटे गए। और मैं एक बात कह सकता हूं आपसे, ये जो डेमोक्रेसी है असली वो कांग्रेस में है। हर व्यक्ति की बात सुनना, समझना, ये नहीं है कमरे में बैठ के लिस्ट जारी कर दी भागिए, जो कहे वो चिल्लाते रहे, ऐसा नहीं है। इस बार जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट सोच समझ कर जारी की गई और इसलिए जारी की गई है कि किसी भी कीमत पर हम बोर्ड जीतें
जनता की भावनाओं पर खरे उतरे, क्योंकि नगर निगम जयपुर की लाइफलाइन है। और जब नगर निगम जयपुर की लाइफलाइन है तो नगर निगम में आपको पता है इनके टाइम पर क्या हालात हुए। इनके बोर्ड में टूट फूट हुई, बीजेपी के पार्षद टूट कर चले गए, फिर अब विष्णु लाटा के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से बोर्ड बना। इस बार कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और जनता कांग्रेस की सरकार के पक्ष में मैंडेट देकर नगर निगम में बोर्ड हमारा बनेगा तो राज्य सरकार की ताकत बढ़ेगी। राज्य सरकार और नगर निगम का बोर्ड मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल काम राज्य सरकार को करना है। आप जानते हैं 3 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रहने वाली है। सरकार का प्रतिनिधि जीतेगा, कांग्रेस का प्रतिनिधि जीतेगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा, काम बढ़ेगा और जनता की भावनाओं का सम्मान होगा। जो पूर्व महापौर के साथ भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको टिकट में कितनी वरीयता? नहीं, उनको वरीयता दी गई है। आपको शायद पता होना चाहिए, विष्णु लाटा जी से मेरी बात हो गई थी। भगवत सिंह देवल विद्याधर नगर से लड़ रहे हैं, एक इनके प्रकाश गुप्ता किशनपुर से लड़ रहे हैं, बाकी सब पार्षदों में नाम नहीं चाहिए, गोपाल कृष्ण वो भी लड़ रहे हैं। अधिकतर इनके जो पार्षद हमारे साथ थे जिन्होंने टिकट मांगा है उनको टिकटें दी गई है। सबका सम्मान है। कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती जैसा बीजेपी धोखा करती है। और दूसरा, जो आपके वर्तमान में पार्षद थे जो पार्षद 17-18 जीते हुए थे, क्या उनकी भी टिकट दी गई है? उनमें से कुछ अभी एक कमल वाल्मीकि आपके सामने टिकट लेकर गया है, मुकेश शर्मा लेकर गया है। जिन पार्षदों ने टिकट मांगा उनको टिकट दिया गया है। ये तो सिविल लाइन्स है, सिविल लाइन, ये देख लो आप। सिविल लाइन्स वार्ड नंबर 1 से अजहरुद्दीन, वार्ड नंबर 2 से ब्रजेंद्र तिवारी, वार्ड नंबर 3 से उमेश शर्मा, वार्ड नंबर 4 से दिग्विजय सिंह, वार्ड नंबर 5 से मनोज मुदगल, वार्ड नंबर 6 से डिम्पल कौशिक, वार्ड नंबर 7 से रेणु सैनी, वार्ड नंबर 31 से अजहरुद्दीन, वार्ड नंबर 32 से ब्रजेंद्र तिवारी, वार्ड नंबर 33 से उमेश शर्मा, वार्ड नंबर 34 से दिग्विजय सिंह, वार्ड नंबर 35 से मनोज मुदगल, वार्ड नंबर 36 से डिम्पल कौशिक, वार्ड नंबर 37 से श्रीमती रेणु सैनी, वार्ड नंबर 39 से हरमेंद्र खोवाल, वार्ड नंबर 40 से रश्मि गुजराती, वार्ड नंबर 41 से आरिफ खान, वार्ड नंबर 42 से दशरथ सिंह शेखावत, वार्ड नंबर 43 से श्रीमती मुनेश गुजर, वार्ड नंबर 44 से श्रीमती सुनीता शेखावत, वार्ड नंबर 45 से श्री दीपक शर्मा, वार्ड नंबर 46 से श्रीमती ज्योति चौहान, श्रीमती ज्योति चौहान ये धानका समाज से हैं, श्रीमती चित्रा खडोलिया वार्ड नंबर 47 से, दौलत सैनी वार्ड नंबर 48 से, उत्तम शर्मा वार्ड नंबर 49 से, प्रदीप गुगलिया वार्ड नंबर 50 से, श्रीमती सुनीता सैनी वार्ड नंबर 51 से, श्रीमती सुनीता शर्मा ये गढ़वाली है, सुनीता ढोंडियाल ये गढ़वाली समाज से है। श्रीमती सुनीता शर्मा, गढ़वाली समाज के लोग बहुत राजस्थान में बरसों से रह रहे हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं। श्रीमती सुनीता शर्मा, सुनीता ढोंडियाल सिविल लाइन्स के वार्ड नंबर 52 से, श्रीमती कमलेश कंवर वाइफ ऑफ श्री माल सिंह जी चौहान, मदर ऑफ श्री रोहिताज सिंह चौहान, ये हमारे बेस्ट कार्यकर्ता है रोहिताज सिंह जी चौहान, उनकी मदर है, वार्ड नंबर 53 से, श्रीमती नम्रता गुजर वार्ड नंबर 54 से। हो गया सर है लिस्ट, हाँ, इसके अलावा और बाकी लिस्टें भी ले जाओ, अभी यहीं आ जाते हैं। अमीन की भी मंगा लो सर। एक काम करो, जिले की बाकी जो सीटें हैं ना 250 एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दें, हाँ, बुला लें यहाँ, अभी कर दो एक साथ ही हो जाएगी सब। तो सबको बुला लेता हूँ ना, उनको सबको बुला लो। क्या बात कराना महेश जी से बात करा दे। अरे एक काम करो, 2 सप्ताह से ज्यादा हो गए एक परिवार अपना घर बार छोड़कर दूर रह रहा है, क्योंकि इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। में ले दाव दे रहे हैं, राजीनामा करो नहीं तो हम तुम्हें परेशान करेंगे। ये परिवार बेहद डरा हुआ है।
इतना डरा हुआ कि इन्होंने अपना घर बार भी छोड़ दिया है और रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले रखी है। इनके घर द्वार पर अब ताला लटका है, आंगन सूना पड़ा है और आशियाने में सन्नाटा पसरा पड़ा है। इस दहशत और सन्नाटे की वजह क्या है, वो आप खुद इस परिवार की जुबानी सुनिए। हमारी भाभी के साथ में दुर्व्यवहार किया था और उनको उसके बाद से वे खत्म हो गई थी। अब क्या परेशानी है? अब हमें ले दाव दे रहे हैं, राजीनामा करो नहीं तो हम तुम्हें परेशान करेंगे, मारपीट करेंगे। अब गांव क्यों छोड़ दिया? अब गांव इसी कारण हम डर के मारे छोड़ दिया था। जी हाँ, इस महिला की सास के साथ दुष्कर्म किया गया था। आरोप है कि दुष्कर्म के बाद उसको मार दिया गया। पीड़ित परिवार ने जब पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई तो अब आरोपी परिवार पर राजीनामा बनाने का दबाव बना रहे हैं, धमका रहे हैं, या तो मान जाओ नहीं तो मारे जाओगे, और घर की महिलाओं को भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरी सास के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उनका मर्डर हो गया, पर अब भी वो मान नहीं रहे हैं। जिन्होंने मेरी सास के साथ दुष्कर्म किया, अब वो मेरे लिए धमकी देते हैं कि अगर आपने राजीनामा के लिए अपने घर वालों को नहीं समझाया तो हम आपको भी ऐसे, आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए हम उनके डर से यहाँ पर आ गए हैं। पिछले 15 दिनों से ये परिवार अपना गांव, अपना घर छोड़कर करौली में अपने रिश्तेदारों के पास रह रहा है। हालांकि पुलिस दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा भी दे रही है। जो मेन मुलजिम है रामेश्वर मीना, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो जेसी में चल रहा है। और जो परिवार के, जो मुलजिम पक्ष के परिवार के जो अन्य लोग हैं, उनको हमने पाबंद किया हुआ है। हम पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस भरोसे के बाद भी ये परिवार बेहद भय में है, क्योंकि दरिंदों की कोई दहलीज नहीं होती, वो तो बस गुनाह के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। करौली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और सीधा रुख करते हैं मैसूर विश्वविद्यालय, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। साथियों, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 IITs थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई IIT खोली गई है। इसमें एक कर्नाटका के धारवाड़ में भी खुली है। 2014 तक भारत में 9 ट्रिपल IITs थी। इसके बाद के 5 सालों में 16 ट्रिपल IIT बनाई गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।